नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, जनता की तमाम समस्याओं को सुना। लापरवाह अधिकारियों को मंत्री गणेश जोशी ने लगाई फटकार। पेयजल योजना जनता को अप्रैल तक समर्पित। 6 आईएएस अधिकारियों के दायित्व में किया फेरबदल। बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के अतिरिक्त सौंपी जिम्मेदारी। कृषि और कृषक कल्याण की दी गई जिम्मेदारी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी। जनवरी से मौसम बदलने के आसार। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। मैदानी इलाकों में हो सकती है हल्की मध्यम बारिश। सीएम अरविंद केजरीवाल का रवैया पेशेवर आरोपियों जैसा। कपिल मिश्रा ने कहा, जांच से भागना और विक्टिम कार्ड खेलना, जांच से भागकर कानून और संविधान का कर रहे हैं अपमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने नगरपालिका सभागार में मसूरी की विकास योजनाओं की विभागीय समीक्षा बैठक ली और जनता की समस्याओं को सुना। वहीं मंत्री जोशी ने कार्य की धीमी गति पर अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। बैठक में 15 साल से अधिक समय से सीवर योजना पूरी न होने और यमुना पेयजल योजना का पानी जनता तक नहीं पहुंचने पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई, जिस पर पेयजल निगम के अधिकारियों ने अप्रैल तक पेयजल योजना जनता को समर्पित करने की बात कही। वहीं सीवर लाइन पर वन विभाग की आपत्ति पर डीएफओ को शीघ्र एनओसी देने के लिए कहा। माल रोड का सुंदरीकरण जिस प्रकार से आपका सपना था उस प्रकार से हुआ नहीं है। आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। देखिए, माल रोड में जितनी बार काम, कभी बारिश हो गई, कभी टूरिस्ट का फ्लो जाता है, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था काम नहीं हो पाया। लेकिन मैंने एमडीडीए और नगर निगम, एमडीडीए नगर पालिका बिरुली तीनों उद्योग को निश्चित कर दिया है। जहाँ पर जो जिसका काम होगा उसे पूरा करेगा। माल रोड मसूरी का हृदय है, क्योंकि पूरा टूरिस्ट वहाँ पर आता है, तो हृदय को तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसको फिट करेंगे। कमर्शियल स्कूटी भी बड़ी समस्या बन देखिए, मैंने कमर्शियल स्कूटी के लिए यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के इंस्पेक्टर जो यहाँ के सीओ हैं, उनको भी निश्चित कर दिया है कि जहाँ पर इनका निर्धारित स्थान है, जहाँ पर लाइसेंस देते हुए कहा गया था कि हम अपने ऑफिस के आगे इनको पार्क करेंगे, वहाँ से देंगे, उनको वहीं भेजा जाएगा और जो सार्वजनिक स्थल पर है उनको हटा दिया जाएगा। सर, पूरे उत्तराखंड के लिए बरसात अब बड़ी समस्या बनी हुई है। गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। और देखिए, मैंने इसके लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि बारिश न होने के कारण हमारी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। पहले तो मेरी बाबा केदार से, बद्री केदार से ये विनती है, प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह बारिश हो, नहीं तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाकर उसके लिए सरकार काम करेगी। सर, स्थानीय आदमी से टोल टैक्स पे रजिस्ट्रियाँ मांगी जा रही है। मुझे अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है। मैंने यहाँ के जो प्रशासक हैं एसडीएम निश्चित कर दिया है कि स्थानीय लोगों से जो है टैक्स मिल जाएगा। सर, अयोध्या की अगुवाई जो है वो कौन करेगा और किस प्रकार से यहाँ से लोग जो है वो अयोध्या जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्य हैं, वो उसकी अगुवाई करेंगे। यहाँ के हमारे साधु संत हैं, वो उसकी अगुवाई करेंगे। उनकी अगुवाई में जो है रामला के दर्शन करेंगे लोग जाएंगे। बीच में ड्राइव भी चलाते हैं, लेकिन देखिए, अब दोबारा से एक ड्राइव चलाई जाएगी और इसकी जो भी यहाँ पर कमियाँ पाई जाएंगी इनके पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले इनको नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अब इनके लाइसेंस निरस्त की जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जिस प्रकार से लगातार जो है वो सेट करके कार्रवाई करेगी। रूल्स वैन और यहाँ पे बसेस का सत्यापन किया था, ई रिक्शा का सत्यापन किया था, इसी प्रकार से जो है जितने भी यहाँ पर बाइक, टैक्सी बाइक, स्कूटी चल रही हैं उनका हम सत्यापन करेंगे। और जो भी सत्यापन से अगर जो भी बाहर की यहाँ पे स्कूटी पाई जाती है तो उनको जो है सीज़ किया जाएगा। सर, पार्किंग उनके पास नहीं है, रोडों पर खड़ी है, जाम लगे जा रहा है, लेकर क्या करेंगे? हाँ, जिनके पास पार्किंग नहीं है उनको यही कहा जाएगा जितनी पार्किंग अवेलेबल उनके पास है उससे अधिक वाहन यहाँ पर ना खड़ा करें। उससे अधिक वाहन अगर उनके पास है तो वो जाके कंक्रीट पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा कर सकते हैं। आज आपने जो है वो मंत्री जी को बताया है कि आंगनबाड़ी की किस प्रकार की पीड़ा है, क्या कहेंगे? जी सर, हमने मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है यहाँ पे आंगनबाड़ी की तरफ से, जो कि हम यहाँ पे 33 सेंटर हैं, 33 सेंटरों को प्रत्येक सेक्टरों में भागना पड़ता है देहरादून में, जो कि हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक सेक्टर से हमें सामान लोडिंग करना पड़ता है, जिसका भी हमें भुगतान खुद से करना पड़ता है और टीए बिल भी हमें विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। और जो गेहूँ, चावल, जो राशन हमें टीएचआर के रूप में हम लोग लाभार्थियों तक पहुँचा रहे हैं, उसका भी दुकान से उठाना, उसका ढुलान भी हम खुद से भुगतान कर रहे हैं।
तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। पूर्व में देहरादून में अभी तक तो इस विषय में कोई हमें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है इस विषय में, पर फिर भी यदि ऐसा रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। मिला क्या करना? जी, उन्होंने बोला है कि हम इस विषय में बात करेंगे, अपने डायरेक्टर सर से भी और विभाग से भी बात करेंगे इस विषय में कि इनका जो सामान है इनके सेंटरों तक पहुंचाया जाए और जो इनका भुगतान है इनको टीए बिल भी दिया। धामी सरकार ने देर रात 6 आईएएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री के सचिव और मीनाक्षी सुंदरम को उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। देर रात कार्मिक विभाग ने यह आदेश किए हैं, जिसके तहत सचिव विनोद कुमार सुमन से सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल हटाकर अब कृषि और कृषक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दीपेंद्र कुमार चौधरी से कृषि और कृषक कल्याण हटाकर सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल का दायित्व दिया है। अपर सचिव विनीत कुमार को निदेशक ITDA और निदेशक यूसेक बनाया है, जबकि अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान से निदेशक उद्यान हटाकर दीप्ति सिंह को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलने के आसार हैं। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दून, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 जनवरी हो गई है, तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। धन्यवाद। सीएम अरविंद केजरीवाल का रवैया पेशेवर आरोपियों जैसा है। जांच से भागना और विक्टिम कार्ड खेलना, इसके साथ ही जांच से भागकर सीएम केजरीवाल कानून और संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसा व्यवहार दिल्ली के सीएम को शोभा नहीं देता। जांच का सामना करना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने। क्या कुछ तंज कसा है सीएम अरविंद केजरीवाल पर, खुद ही सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है, और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार जैसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना, और इसके बाद ये जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, इस विक्टिम कार्ड की गुंजाइश कहां बची है? विजय नायर को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, तो अब कौन सा विक्टिम कार्ड और कैसी ईमानदारी? ये सारे निर्णय तो देश की अदालतें कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आप एजेंसी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और कानूनी प्रक्रिया को फेस कीजिए। इस प्रकार का रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये पेशेवर अपराधियों वाला रवैया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। 3 बार से आप ईडी के सम्मन को
जानबूझकर इवेट कर रहे हैं। कानून के तहत कानून आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कानून से ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट विपाशना है। कानून से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव है। लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ईडी को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ईडी के पास जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहुत सारे सवालों के जवाब है। जिस प्रकार से के अरविंद, जो मनीष सिसोदिया की पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई। इसके सवालों के जवाब तो आपको देने अरविंद केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 350 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उसका सवालों का जवाब तो आपको देना ही है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं ईडी के जिसको आपको देना है। आप कब तक भागेंगे अरविंद केजरीवाल साहब? ये जो डर है आपका कि कहीं ना कहीं जिस दिन भी आपको सवालों पे जवाब देने के लिए जाएंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे, यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आज नहीं तो कल जब भी होगा अरविंद केजरीवाल साहब, कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी, ये साफ नजर आ रहा है। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामराज की बात कही है। अल्मोड़ा पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पूरे देश दुनिया खुश है। मोदी है तो मुमकिन है का नारा बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने रामराज आने की बात कही। राम मंदिर पर विपक्ष पर बोलते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के खिलाफ बोलना ही होता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के सवाल पर राजनीति विषय बयानबाजी से बचने की बात कहते हुए भगत दा इशारों में मोदी सरकार की बम्पर की बात कह गए। सदन में भारतीय किसान यूनियन अंबावता उत्तराखंड में 22 जनवरी को हरिद्वार समेत सभी जनपदों में जिला अधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन देगी। किसान आंदोलन की तैयारी में जुटे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ऋषिपाल अंबावता जिंदाबाद, ऋषिपाल अंबावता जिंदाबाद। गन्ने का जो भुगतान नहीं करेंगे मिल, तो इस पर हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 22 तारीख को हमने आज तय किया है जिले के डीएम का कार्यालय का घेराव और उसमें तालाबंदी करेंगे। एक मुद्दा ये है और एक ये है कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, कर्जा पूरे भारत का कर्जा मुक्त हो किसान। जब ये घोटालेबाजों के कर्जा माफ़ कर सकते हैं तो इस देश के किसान का भी कर्जा माफ़ करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारा एमएसपी का है, किसान का कर्जे का है। हर जिले में बिजली का है। बिजली को, किसान को बिजली पे सब्सिडी मिले, 2 रुपये यूनिट बिजली किसान को मिलनी चाहिए। इन्होंने 10 रुपये यूनिट कर दिए। तो ये मुद्दे एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। किसान यूनियन की भूमिका ये रहेगी कि हम जो भी किसान समर्पित जो आदमी होगा उसको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। लोकसभा में तो सारी सीट किसान की है, लेकिन जो हम चुन के भेजते हैं ग्रामीण आंचल से, जब वो जाता है लोकसभा के लिए, जब वो दिल्ली में जाता है तो कुर्ता पजामे फेंक कर और सुपारी सूट में वो नेता बढ़ जाता है और दिल्ली की हवा उसको लग जाती है। और हम ये चाह रहे हैं क्षेत्र का आदमी उसी जिले से, वही ग्रामीणांचल से, चौधरी चरण सिंह की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, वही किसान का बेटा जाएगा जब किसान की जान। हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जा रहा है। एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि हरिद्वार में भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकेंगे। यहां के मौजूदा भल्ला स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर इसे इंटरनेशनल मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद 40 से 50 हजार की ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे।
निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, इसके साथ ही हरिद्वार में बड़े मैच हो सके, इस उद्देश्य से स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टेडियम का फायदा खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मिल सकेगा। और काफ़ी मतलब खेल प्रेमी भी हैं, काफ़ी क्लब्स भी यहाँ खेल रहे हैं, तो हम लोगों का और ये भी था आशा थी कि आगे जाके हम कुछ और अच्छे मैचेस करा पाएँ। इधर हम लोग लाइट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, जो फ्लड लाइट्स रहती हैं, जो रात के जो आपके मैचेस होते हैं वो भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करा पाएंगे। एम ये है कि एक ग्राउंड जो रहता है वो तो इंटरनेशनल लेवल का हम बनाएंगे ही, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे जो एक इंटरनेशनल ग्राउंड में रहती है। जो फेज़ 1 रहेगा उसमें हमारा पहले है कि हम ग्राउंड को कॉम्पिटेंट बनाएं कि वो एक सफिशेंट जो हमारे डायमेंशंस रहते हैं उसको क्वालिफाई करे। फेज़ 2 में वी विल कम अप विद द स्टैंड्स, जो बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे प्लेयर्स एरिया रहता है, आपका मीडिया बॉक्स रहता है, कमेंट्री बॉक्स रहता है, ऑडियंस हमारा स्टैंड रहता है, जो क्राउड आता है उसके बैठने के लिए जगह रहती है, वो सारी फैसिलिटीज़ हम लेकर आएंगे। तो इलेक्शन से पहले, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, हम आशा करते हैं कि हमारा ये ग्राउंड रेडी हो जाएगा 15 मार्च तक फॉर प्लेयर्स टू प्ले द मैचेस। और इलेक्शन के बाद हम अपनी DPR रेडी करके हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे इसमें फेज़ 2 में, जिसमें हम बड़े जो स्टैंड्स होते हैं, जैसे आप देखते होंगे, जैसे हमारे देहरादून में भी है, वैसे हम बना पाएंगे। यहाँ स्थानीय प्रतिभा को भी मंच मिलेगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि हमने जो ये पहल करी है इससे हम कुछ अच्छे प्लेयर्स को हम नरिश कर पाएँ। शराब घोटाले पर कई बार आपने सुना होगा, अभी तक एक बार भी पैसे का हेरफेर कहीं से नहीं मिला। कहा जा रहा है बार बार करोड़ों पैसे कहाँ गए। सच्चाई यही है कि पैसों का हेरफेर नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है। झूठे आरोप लगाकर ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने भ्रष्टाचार किया होता तो दूसरे नेताओं की तरह बीजेपी में शामिल हो गए होते। सीएम ने कहा, ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। बीजेपी का मकसद है कि केजरीवाल को पूछताछ के बहाने बुला लो और गिरफ्तार कर लो, जिससे मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो इतने पैसा कहां गया? क्या सारे पैसे हवा में उड़ गए? फर्जी केस में कई नेताओं को जेल में रखा गया। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी पार्टी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। मेरे वकीलों ने कहा कि समन गैर कानूनी है। मैंने इन्हें लिखकर बताया कि कैसे यह गैर कानूनी है। उनके पास मेरी बात का जवाब नहीं। चलिए सुनाते हैं आपको कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड। नमस्कार।